व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट दिस आईएएस जर्नी? क्या पहले से ही प्लान था या कहीं से देखा कि हाँ यार बाकी लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी इसको करता हूँ, या फिर आईएएस बहुत फैंसी साउंड का है कि हाँ आईएएस यूपीएससी, तो और क्या अगर ऐसी जो मेरे पास होगी तो मैं भी कुछ ऐसे रहूँगा, कुछ ऐसा कुछ मोटिवेट किया आपको? पहले जब मैं कॉलेज में था तब तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, सिंपली बिकॉज़ कि माय एकेडमिक बैकग्राउंड वाज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि मैं यूपीएससी के बारे में सोचूँ। एंड अभी भी जब भी मैं किसी को कॉल करता हूँ तो पहले आपके डिपार्टमेंट से एक बोर्ड बात करता है कि हाँ अगर आपको कोई इस नंबर से कोई कॉल आता है तो यहाँ रिपोर्ट करे। तो सर जो ये कैंपेन जो आपने चलाया है इसका क्या इम्पैक्ट रहा है? तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि हमने ये पॉडकास्ट जिस टॉपिक को लेके किया है जो हमारे जो यूथ है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा? तो आज की डेट में सबसे ज़रूरी है सही इन्फॉर्मेशन पहुँचना। तो आप जो कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आप सही लोगों को रीच आउट कर रहे हो, आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हो और लोगों को बता रहे हो, यूथ को बता रहे हो कि दिस इज़ द वे यू शुड गो अबाउट इट। हाँ जी सर। क्योंकि मैंने भी बहुत समय बर्बाद किया है। हेलो एवरीवन, आई एम परमवीर, द फाउंडर ऑफ टेकेबल, एंड आज हमारे साथ हैं श्री आशीष चुग जी, अ सिविल सर्वेंट एंड आईईएस ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन टेलीकॉम सर्विस 2015 बैच. He is currently serving as director at NCCS Bangalore. With around 10 years of experience, आज हम सर से जानेंगे कि एक आईएएस की जर्नी कैसे रहती है, कौन कौन से उनके काम रहते हैं एंड उनका काम किस स्केल पे भारतीय जनता को इम्पैक्ट कर रहा है. तो विल स्टार्ट. हेलो सर. सर क्या आप एक बार बताएं कि बीइंग ए डायरेक्टर आपका जो मेन काम क्या रहता है? तो अभी मैं एज़ डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। ये बेंगलुरु में लोकेटेड एक ऑफिस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। यहाँ पे हम लोग टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जैसे कि आईपी राउटर्स, वाईफाई, सीपी, मॉडेम्स और 5G इक्विपमेंट्स को टेलीकॉम सर्टिफिकेशन देते हैं और इन सर्टिफिकेट्स के बाद ही ये प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होते हैं। जी सर. तो इस ऑफिस में हम लोग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। वो लैब्स जो इन प्रोडक्ट्स को उन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में मेजर करेंगे या फिर इवैल्यूएट करेंगे, वो लैब्स को भी डेजिग्नेट करते हैं। और जब वो लैब्स उन प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट्स देते हैं, देन वी फाइंड आउट कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस और नॉट। अगर होता है देन वी सर्टिफाई इट, अदरवाइज नॉट। सर्टिफाई हो जाता है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट, राउटर या फिर मॉडेम या फिर वो 5G इक्विपमेंट मार्केट में लॉन्च हो सकता है हमारे घरों में या फिर हमारे ऑफिस में लग सकता है। सर, तो बीइंग एट दिस रोल आपको कभी ऐसा कोई एक स्पेसिफिक कोई ऐसा केस आया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा एंड काफ़ी उसमें सीखने को मिला प्लस उसका एक इम्पैक्ट भी गया है जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए? तो एक इंटरेस्टिंग रोल ऐसा रहा है, पहले मैं हैदराबाद में पोस्टेड था, तो वहाँ पे ग्रे मार्केट सेटअप बोलते हैं, यानी कि इलीगल टेलीकॉम सेटअप्स कुछ लोग लगाते हैं। उसमें क्या होता है, आपने एसएमएसेस आपको कभी-कभी आते हैं अवेयरनेस के लिए कि अगर आपको कोई इंटरनेशनल कॉल आता है और लोकल नंबर आपके मोबाइल पे डिस्प्ले हो रहा है, जी. तो आप 1963 टोल फ्री नंबर पे आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, लोग बाहर से इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग करते हैं और कुछ लोग इल्लीगली सिम बॉक्सेस में उनको टर्मिनेट करके, कॉल को टर्मिनेट करके वहाँ पे से एक लोकल कॉल जनरेट करते हैं। तो कन्वर्टिंग एन इंटरनेट कॉल और वाइप वॉइप कॉल इनटू अ लोकल कॉल इज इल्लीगल इन इंडिया। जी. तो हम लोग पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके पिन पॉइंटेड लोकेशन पकड़ते हैं उन लोगों की जो ये काम कर रहे होते हैं। तो मेरे पास आई थिंक 20 से 21 केसेस हैं। 8 या 9 में मैं प्राइमरी कंप्लेनेंट हूँ, बाकी मैं विटनेस हूँ। और कोर्ट में आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि आप क्या क्राइम हो रहा था, क्योंकि ये एक टेक्निकल क्राइम है, एस्टैब्लिश करना भी आसान नहीं होता है। तो कोर्ट ऑफ लॉ में जज के सामने आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है ये क्राइम हो रहा था और किस तरीके से ये नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। और साथ में अगर इंटरनेशनल कॉल कन्वेंशनल रूट से नहीं आएगी, तो वो कॉल आप ट्रेस भी नहीं कर सकते बैक टू द ओरिजिन। उससे हो सकता है टेररिस्ट उस कॉल को यूज़ कर रहे हो या फिर, और जो एक रेवेन्यू आता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को वो भी नहीं आता। तो रेवेन्यू भी गया और नेशनल सिक्योरिटी रिपरकशंस भी है। बिल्कुल. तो सर जैसे ये जो कंप्लेंट्स जो होती हैं तो इसमें पब्लिक का क्या रोल रहता है कि मतलब कि जैसे मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो आई जस्ट इग्नोर देम, मैं उनको रिपोर्ट नहीं करता हूँ, तो क्या लोग इतने एक्टिव हैं कि वो रिपोर्ट करते हैं? तो लोगों की हमें रिपोर्टिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। तो अगर आपके पास एक कोई इंटरनेशनल कॉल आती है लोकल नंबर से, तो आप 1963 पे रिपोर्ट करिए। टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर आप बताइए कब आई कॉल, कितने बजे आई, और उस तरीके की उसके बाद हम उस नंबर के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। यस सर. अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आई है जो फ्रॉड रिलेटेड है, साइबर फ्रॉड रिलेटेड है, तो आप संचार साथी पोर्टल या संचार साथी ऐप डाउनलोड करके उस पे वो नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि वो नंबर की इन्वेस्टिगेशन करके, स्क्रूटिनी करके हम उस नंबर को डीएक्टिवेट करेंगे या ब्लैकलिस्ट करेंगे।
उस मोबाइल नंबर जिसके अंदर वो लगी हुई थी सिम कार्ड, उसको भी हम, उसकी आईएमईआईएस को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। और एनालिसिस करके, अगर सीरियस केस है, और एनालिसिस करके हमें पता लगता है कि पहले कौन से सिम्स लगे थे उस मोबाइल्स में, हम उनको भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपके एक नंबर की मदद से हम 40-50 मोबाइल नंबरों को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए संचार साथी ऐप लोगों को एम्पावर कर रहा है, लोगों के हाथ में पावर दे रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन में हमारी तफ्तीश का हिस्सा बनिए। सर, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बार हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो आईएएस जर्नी है वो कैसे रही है। व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट दिस आईएएस जर्नी? क्या पहले से ही प्लान था या कहीं से देखा कि हाँ यार बाकी लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी इसको करता हूँ, या फिर आईएएस बहुत फैंसी साउंड का है कि हाँ आईएएस यूपीएससी, तो अगर ऐसी जो मेरे पास होगी तो मैं भी कुछ ऐसे रहूंगा, तो कुछ ऐसा कुछ मोटिवेट किया आपको? तो पहले जब मैं कॉलेज में था तब तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि यूपीएससी एग्जाम देना, सिंपली बिकॉज कि माय एकेडमिक बैकग्राउंड वाज नॉट सो स्ट्रांग कि मैं यूपीएससी के बारे में सोचूं, क्योंकि मैं सोचता था कि 50-60 सीटें हैं, उसके लिए compete करना शायद आई एम नॉट गुड इनफ। बिल्कुल सर। तो कॉलेज में यही ट्राई किया कि प्लेसमेंट हो जाए, और प्लेसमेंट हो भी गया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में प्लेसमेंट हुआ, सत्यम कंप्यूटर्स में 2008 में ही प्लेसमेंट हो गया था कैंपस में ही। लेकिन 2009 में ग्लोबल रिसेशन आ गया, और उसके बाद आईटी कंपनीज की ज्वाइनिंग्स ही नहीं आई, बहुत समय तक नहीं आई, 1 साल तक हम लोग घर बैठे थे। सत्यम कंप्यूटर्स हैड अ बैड फॉल, उसके साथ कुछ अकाउंटिंग फ्रॉड्स थे तो वो भी बंद हो गई, तो वो ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई। उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने भी 8-9 महीने लगाए, तो लगभग घर पे ही बैठा था 1 साल तक। तो उस 1 साल में डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करते हैं, तो बैंक पीओ के एग्जाम्स देना शुरू करे। और भी दोस्त थे, उन्होंने भी तैयारी शुरू करी, बट सब लोग अलग अलग शहरों में थे, तो इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था, तो सबका अपना अपना ही था, एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर देयर ओन लाइव्स। बिल्कुल सर। उसके बाद बैंक पीओ की एग्जाम्स दिए, अलग अलग पीएसयूज के फॉर्म भरे, तो बीएसएनएल का फॉर्म निकला था, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, करीबन 3800 पोस्ट थी, उसमें मेरा हो गया। अब जब उसमें हुआ तो आई थिंक 2010 में मार्च में आई जॉइन बीएसएनएल इन अहमदाबाद। वहाँ पर मैंने देखा कि जो सीनियर ऑफिसर्स थे सारे आईटीएस से थे, इंडियन टेलीकॉम सर्विस से थे, और जब वो लोग आते थे तो दे यूज्ड टू गेट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉइज। तो देखा कि ये कैसे बनते हैं, तो समझ में आया कि ये यूपीएससी का एग्जाम होता है, वो इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू आते हैं, वो साहब होते हैं, दिस वाज द टर्मिनोलॉजी दैट वाज बीइंग यूज्ड। तो मैंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि गाड़ी में आते हैं, अच्छा ऑफिस मिला हुआ है, जब सब आते हैं तो खड़े हो जाते हैं लोग। तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे ही कुछ चाहिए। बिल्कुल। अब आज की डेट में आप जब बन जाते हो तो आप अलग एंगल से देखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जुड़ जाती हैं, क्योंकि जब बाहर से देख रहे होते हो तो आपको एक ही एंगल दिख रहा होता है, बट नाउ यू कैन व्यू इट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। तो मुझे लगा कि अगर गवर्नमेंट में रहना ही है और कंट्रीब्यूट करना है, तो एक ऐसे लेवल पे किया जाए ना जहाँ पे आप सीनियर लेवल पे स्टार्ट डे 1 से जा रहे हो। तो अगर आप बीएसएनएल के थ्रू आप करियर परस्यू करते हो तो आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हो 15 से 20 साल में। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू आप डे 1 पे बन जाते हो, तो यू रिटायर एज अ जीएम और अ प्रिंसिपल जनरल मैनेजर, और इवन स्टेट में एक चीफ जनरल मैनेजर होता है, उस लेवल पे रिटायर करते हो। हाँ जी सर। तो वही मोटिवेशन था कि सीनियर ऑफिसर सारे आईटीएस थे, और हम यहाँ काम कर रहे हैं, वो बनने में ही हमें शायद पूरी एज हो जाती। जी। तो इसके लिए तैयारी शुरू करी। तो फिर आपने क्या जॉब ड्रॉप कर दी थी या जॉब के साथ साथ ही आईएएस के लिए पढ़ना स्टार्ट किया? जॉब तो कंटिन्यू रखी, लेकिन जॉब के साथ करने में हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेडिकेटेड तरीके से करो, फोकस्ड वे में करो, पिन पॉइंटेड तैयारी करो, with lot of questions, lot of mock test, lot of practice and coaching if you are able to. बट मेरे केस में मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहता था, मे बी इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं था जॉब छोड़ने का, हाँ जी सर। तो जॉब नहीं छोड़ी। तो माई शेड्यूल वॉज लाइक 6:30 और 7 आई यूज टू कम बैक, टेक रेस्ट, हैव सम फूड, 9 o'clock आई यूज टू सिट। 9 बजे से लेकर 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, कभी कभी सुबह का सूरज भी देखा है, तो डॉन भी देखा है। तो शायद मैंने 1.5 या 2 साल तक ये शेड्यूल फॉलो करा, और उस समय व्हेन यू आर यंग 25-24 देन यू आर एबल टू कंटिन्यू दैट शेड्यूल। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हुआ जाके 2-3 अटेम्प्ट लगे, बट इवेंचुअली हुआ। तो फिर ड्यूरिंग दिस टेन्योर जो एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले एंड आपका आफ्टर कॉलेज, तो आपकी क्या शादी उसी बीच में हुई थी या बाद में फिर? नहीं नहीं, एग्जाम क्लियर करने के बाद ही करा, बिकॉज अगर आप पहले करते हो देन इट वुड बी डिफिकल्ट टू परसू योर कैरियर ओरिएंटेशन, क्योंकि इट इज़ अ फुल टाइम थिंग, हाँ जी सर। एंड शादी इज़ ऑल्सो अ फुल टाइम थिंग। जी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, आप जॉब भी कर रहे हो, उसके बाद आप तैयारी भी कर रहे हो, और अगर शादी के भी उसमें हो तो आपको टाइम सबको देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आप पढ़ाई करोगे तो अनफेयर हो जाएगा, अपने पार्टनर के साथ आप टाइम नहीं दोगे। तो इट इज़ बेटर कि आप तैयारी कर लो, आप क्लियर कर लो, और फिर शादी करो।
तो सर जैसे जॉब भी चल रहे थे आपके एंड आप आईएएस के लिए भी पढ़ रहे थे, तो दोनों को मैनेज करना एक साथ कितना डिफिकल्ट है? बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि नींद बहुत कम मिलती थी। 4 या 5 घंटे सोता था। सुबह 5 बजे सो रहा हूँ, अगेन 10 ओ क्लॉक यू हैव टू रीच ऑफिस। तो 4 या 5 घंटे की नींद थी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेडिकेटेडली करो। थोड़ा-सा रिस्क ले लो, 1 साल की ठीक से तैयारी करो। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ अगर नहीं भी होता है तो ये तो नहीं होगा कि मैं ड्रॉप कर लेता तो मेरा हो जाता। तो आप रिस्क लो, थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ता है। बट आई वाज़ लाइक कि ठीक है, चल रही है थोड़ी बहुत तैयारी साइड में और जॉब तो थी ही मेरे पास एक, लेकिन मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगा, मुझे लगता है ऐसा। सर जो आप रिस्क की बात कर रहे हो, इनफैक्ट जो ये 20s का टाइम है, 24 टू 28 ऐसी ये जो गैप है, अगर इसमें क्योंकि जनरली शादी भी नहीं होती है, बच्चे भी नहीं होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम रहती हैं। करेक्ट। इनफैक्ट यही सोच के ही हमने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया था टेकीबल। एंड जस्ट आफ्टर कॉलेज वही दो चॉइसेस आते हैं कि जॉब करें या क्या करें। तो वी लेफ्ट जॉब एंड अल्टीमेटली वी स्टार्टेड आवर एडटेक स्टार्टअप कि हाँ यार बच्चे हैं, बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं एंड जो गाइडेंस के इशू हैं, जो अच्छी अपस्किलिंग के जो इशू हैं, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे हैं। तो वही था कि क्यों ना एक बार हम लोग इस चीज़ को टैकल करते हैं। अगर हम लोग फेल भी होते हैं तो यंग है तो वी कैन ईजिली गेट द जॉब। तो यही सोच के सर हमने भी अपना जो टेकेबल है, जो पहले हम लोग जो स्टार्ट किया था, तो यही सोच के हमने स्टार्ट किया था। सर जैसे जॉब भी चल रही है, आप पढ़ भी रहे हैं, तो इसमें फैमिली का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि क्या वो लोग आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे? पेरेंट्स ने तो सपोर्ट करा। पापा ज़रूर बोलते थे कि 50-60 सीटों के लिए क्या इतनी फाइट कर रहे हो, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, ऐसा बोलते थे। बट उनका ये था कि शायद एमबीए कर लें, कोई ऐसी चीज़ में इनपुट दें जहाँ पर ज़्यादा सीट्स होती हैं। तो वो ये बोलते थे कि 50-60 सीटें हैं और उनके दिमाग में ये भी था कि सरकारी नौकरी में जुगाड़ चलती है। तो लोगों को एक अलग-अलग परसेप्शन होता है, तो उनको लगता था कि शायद पहले से ही कुछ होता होगा। बट आई न्यू कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपका अच्छा हो जा रहा है तो फिर यू विल गेट फुल मार्क्स। बट और रिलेटिव्स परेशान करते थे, जैसे जैसे मेरे नाना जी बोलते थे, "अगर तुम में इतना दिमाग नहीं है तो क्यों ट्राई कर रहे हो? नहीं हो तुम इतने होशियार।" तो उनकी बात मुझे लग तो जाती थी, बट उस वक़्त कुछ बोलने के लिए होता नहीं था। फिर जब हो गया तो ही ऑल्सो गॉट टू नो कि हो गया है सिलेक्शन। बट पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट करा और राय दी, उन्होंने हिदायत दी कि हम कैसे कुछ और कर सकते हैं। बट ओवरऑल आई वुड से कि दे वर वेरी फेयर टुवर्ड्स माय डिसीजन ऑफ परस्यूइंग माय करियर। जी। सर जैसे आपने बताया कि आपने 2-3 बार ट्राई दिया है, तो वो बार-बार जो प्रोसेस को फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना एंड अल्टीमेटली सेम चीज़ को बार-बार पढ़ना, तो कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि यार बस बहुत हो गया है, अब जस्ट गिव इट अप एंड लाइफ में बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं तो वहाँ फोकस करूँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ? ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फ़ोकस था मैं। जी। मतलब इट वाज़ लाइक अ डू और डाई सिचुएशन, चाहिए ही था। वो क्यों था आई डू नॉट नो। बस मुझे ये लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ काम करता था रोज़ मुझे मेरे सीनियर्स दिखते थे। हाँ जी सर। गाड़ी में आ रहे हैं, उनके लिए गेट खुल रहा है, उनके लिए लिफ्ट रिज़र्व हो रही है। तो ये सब चीज़ें देख के बड़ी ही अट्रैक्टिव लगती थी। जी। और जब आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ सारे सीनियर्स भैया रोज़ दिख रहे हैं, तो आप कैसे मोटिवेट नहीं होगे? कभी-कभी काम बहुत ज़्यादा होता था और हमारे बॉसेस भी बहुत काम देते थे, शाम को 7-8 बज गए। अब नॉर्मली तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन उस दिन मैं और पढ़ता था, ये सोचिए कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आज तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। तो ये कुछ था उस वक़्त, एक क्रेज़ था या कह लो कि उस दिन एक एक अलग से पैशन था, जो एक जनरेट हुआ था और वो हो जाता है। यस सर। जी। सर जैसे जो लोग आजकल आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं एंड इनफैक्ट जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप कि क्या वो चीज़ दे कैन ट्राई एंड अल्टीमेटली सक्सीड एट दिस पॉइंट? तो पहले तो रोज़ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कोई भी एग्ज़ाम हो यूपीएससी का, आप अगर रोज़ 5 या 6 घंटे पढ़ रहे हो, गुड इनफ। आप ऑफ़िस से आइए, सुबह जल्दी उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, आप 4-5 घंटे रोज़ पढ़ लो अगर, हुँ। सफिशिएंट प्रिपरेशन है। 1 साल तक रोज़ 5 घंटे। इमेजिन द क्वांटम ऑफ हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन। यस सर। हार्ड वर्क इज़ नॉट लाइक वन मंथ वर्क और 1 डे वर्क। इट इज़ लाइक आप 1 साल या डेढ़ साल तक लगातार आप 5-6 घंटे पुट इन कर रहे हो। वीकेंड पे 10 घंटे पुट इन करो आप। बिल्कुल। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, अगर इफेक्टिवली टाइम मैनेज कर रहे हो, तो हम लोग जब मेट्रो में ट्रैवल करते थे तो पढ़ते हुए जाते थे। 1 घंटा आप ऑफिस जा रहे हो तो पढ़ते हुए जा रहे हो, बस में जा रहे हो तो पढ़ते हुए जा रहे हो, मेट्रो से लौट रहे हो तो पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम मिल जाता है, लंच ब्रेक में भी पढ़ते थे। तो ऐसे करके हमने ऑफिस में टाइम निकाला है। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है, तो 5 या 6 घंटे की तैयारी रोज़ करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड तरीके से, वीकेंड पे ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ में बहुत ज़रूरी है ओल्ड क्वेश्चंस लगाना और मॉक टेस्ट देना।
आपके सिलेक्शन या नहीं सिलेक्शन होने में एक ही बात है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी सवालों की, जो मैंने काफ़ी समय तक नहीं करी। बिल्कुल। बट इवेंचुअली ये फाउंड आउट कि जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो ओल्ड क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स लगा रहे हैं और बहुत सारे मॉक्स दे रहे हैं जितने हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कर रहे हो तो आप इवेंचुअली यू विल गेट थ्रू। जी। तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक नंबर है कि यार कम से कम इतने टेस्ट तो आप लोग कर लें, या इट इज़ नो कस्टम फॉर एवरीवन? नंबर ऑफ टेस्ट रिगार्डिंग द हाँ, मॉक्स में, जी, तो किसी भी दो कोचिंग के आप मॉक्स पकड़ लीजिए, कोई भी आप दो कोचिंग पकड़ लीजिए, उनके सब्जेक्टिव के मॉक्स और ऑब्जेक्टिव के मॉक्स लगाइए, दो कोचिंग की उनकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जितने भी सवाल होंगे आप लगाइए। और ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू डू नॉट वांट टू स्पेंड दैट अमाउंट। सर ये डोट क्या है एंड इसका काम क्या रहता है? तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डीओटी और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डीओपी। पहले ये दोनों डिपार्टमेंट साथ में ही थे बट बाद में इसको अलग अलग किया गया। तो इंडियन टेलीकॉम सर्विस के जो लोग आते हैं वो डीओटी में काम करते हैं, ऐसे ही इंडियन पोस्टल सर्विस से जो लोग आते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हैं। जी। अब क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का काम नॉन टेक्निकल है तो वो सिविल सर्विस के एग्जाम के थ्रू सिविल सर्वेंट्स है जो नॉन टेक्निकल काम में है। और क्योंकि टेलीकॉम में टेक्निकल काम है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की नॉलेज चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे सिविल सर्वेंट्स को हायर किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है जिनको इसी बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, टेलीकॉम का बैकग्राउंड होना चाहिए। अल्टीमेटली इंजीनियर्स। इट्स अ सिविल सर्वेंट हैविंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक है कि भाई किसी इसी डिग्री में होना चाहिए या कोई भी डिग्री के ऑप्शंस? अगर आप इंडियन टेलीकॉम सर्विस में आ रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए। जी सर। तो सर जो बेसिकली अपना जो सारा जो टेलीकॉम है पूरे इंडिया का, तो वो डोट ही करता है मैनेज, राइट? करेक्ट। सी डीओटी में हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं अपने टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इंडिया में जो भी टेलीकॉम सेक्टर की आज की डेट में ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो रखी है, पिछले 40-50 सालों में बहुत डेवलपमेंट हुई है और पिछले 10 सालों में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है सिंस सिंस द डेटा रेट्स हैव बिकम वेरी लो, प्राइस ऑफ द डेटा हैज़ बिकम वेरी लो। तो अगर आप देखो तो जो भी पॉलिसीज़ हैं वो डीओटी ही बनाता है और डीओटी ही फील्ड यूनिट्स के थ्रू, हमारे पास हर स्टेट में फील्ड यूनिट्स हैं, हम उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जी। जैसे कि आपके इंटरनेट या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये डीओटी से लाइसेंस लेते हैं टू ऑपरेट। जी। तो हमारा काम है ऐसी पॉलिसीज़ बनाना कि इनको प्रॉफ़िट हो, फ़ायदे में रहे, साथ में ईज़ ऑफ बिज़नेस बढ़े। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि कुछ ऑब्लिगेशंस इनके ऊपर हों। जी। कैसी ऑब्लिगेशंस? जैसे कि अगर कस्टमर की ग्रीवेंस है, तो एक टाइम बाउंड वे में उसका निवारण करना। अगर आप एक कस्टमर हैं एयरटेल के या रिलायंस जियो के, तो कंपनीज़ को आपकी ग्रीवेंस को टाइमली रिज़ॉल्व करना है, एक प्रोसेस के थ्रू रिज़ॉल्व करना है टाइम के अंदर। दूसरा, अगर कोई ऑपरेटर कोई मोबाइल सिम बेच रहा है तो प्रॉपर केवाईसी से बेचना है। अगर कोई मोबाइल ऑपरेटर एक टावर खड़ा कर रहा है मोबाइल का तो उसकी रेडिएशन चेक में रहनी है, सेफ लिमिट में रहनी है, तो ये ऑब्लिगेशंस हो गए। उसके अलावा हम ऐसी पॉलिसीज़ भी बनाते हैं जिससे कि रूरल और रिमोट एरियाज़ में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी मिले, उनका डिजिटल इंक्लूजन हो। उसके अलावा जो 5G टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके यूज़ केसेस हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। टेलीकॉम के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हैं और 6G का रोड मैप भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि जिससे कि टाइम बाउंड वे में और फेज्ड मैनर में 6G भी हम लोग इम्प्लीमेंट करें। और ओवरऑल टेलीकॉम नेटवर्क की सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के एंगल से भी और साइबर फ्रॉड के एंगल से भी, वो भी हम ऐसे पॉलिसीज़ बनाते हैं। सर हम लोग सर फ्रॉड्स पे अभी आएंगे। सर जैसे आप अभी बात की रिमोट एरियाज की, तो जो आपका डिपार्टमेंट है डोट, वो जो एक डिजिटल डिवाइड होता है बिटवीन रूरल रिमोट एरियाज है ना, करेक्ट, अर्बन एरियाज में, तो उसको ब्रिज करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो रूरल देखो, सबसे पहले तो 68% हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। जी सर। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर आप छोड़ देते हो, तो फिर एज़ इंडिया यू कैन नॉट ग्रो टुगेदर। रूरल और अर्बन एरियाज़ को साथ में मिलके ही ग्रो करना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ पर टेलीकॉम कनेक्टिविटी देते हो, उनको इंक्लूड करते हो, तो अर्बनाइज़ेशन का प्रॉब्लम भी मिटिगेट होता है, क्योंकि लोग कम माइग्रेट करेंगे फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। बिल्कुल। तो उसके लिए डीओटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2011 में, उसका नाम है भारत नेट। भारत नेट प्रोजेक्ट में हम लोग का ऑब्जेक्टिव है 2.5 लाख ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के नीचे मल्टीपल विलेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल गाँव हो सकते हैं। 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ें। एक बार ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गई, जो कि सेंट्रल ऑफिस है, वहां से एंड माइल भी जाएगा, वहां पर आप एक मोबाइल टावर भी खड़ा कर सकते हो, वहां से वाईफाई भी लगा सकते हो और सारे घरों में
फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के थ्रू आप कनेक्शन दे सकते हो। तो आज की डेट में जो हमारा टारगेट अचीव हुआ है, 2,64,000 ग्राम पंचायत में से 2,14,000 ग्राम पंचायत में हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिए। करीबन 6,50,000 गांव हैं, उसमें से 6 लाख गांव जो हैं उनमें 4G का मोबाइल का टावर लग चुका है और रेट्स भी काफ़ी कम रखे गए हैं गाँवों में। 99 रुपीज़ पर मंथ के भी आपके पास एफटीटीएच का कनेक्शन अवेलेबल है। गाँवों में इस वक्त 11 लाख से ऊपर एफटीटीएच कनेक्शन हमने लगाए हैं, 1 लाख से ऊपर वाईफाई राउटर्स लगाए हैं। काम खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन। अगर आप जाते हो लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में जाइए या फिर अंडमान निकोबार में जाइए, आपको कनेक्टिविटी मिलती है। जी। इंटरनेट भी मिलता है, साथ में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिल रही है, इसका मतलब चीज़ें पहुँच रही हैं। एग्जैक्टली। उसके अलावा भी अब गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए एक डिजिटल भारत निधि करके एक फंड है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रेवेन्यू में से ही कुछ पैसा इस फंड में जाता है हर साल और उसी पैसे से ये सारी डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में होती है। अब ये डेवलपमेंट होगी तो फ़ायदा क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट प्लेस। बिल्कुल। लोग जो हैं अपनी चीज़ें ई-कॉमर्स के थ्रू बेच सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, उनको बेटर एक्सेस मिलेगा हेल्थ और एजुकेशन के लिए। हाँ जी सर। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर आप छोड़ते हो, क्राइम है। सर बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि एक बच्चा जो गांव में बैठा है वो इंटरनेट एक्सेस करके अच्छे से कोर्सेज भी मतलब वो सुल कर सकते हैं। एंड अगर कोई बच्चा गांव में है तो वो आइस के लिए भी वो गांव से पढ़ बिल्कुल कर सकते। सकता। सर जैसे टेलीकॉम एक बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है, करेक्ट, करेक्ट। तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो इसकी सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए क्या कर रहा है? तो इसमें हम 2 लेवल्स पे काम करते हैं। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए तो स्टेप्स लेता है, उसके लिए कुछ एसओपीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, वो लगा रहा है। अगर वो इम्प्लीमेंट, मैंने बताया था कंप्लायंस भी कुछ होता है, कुछ ऑब्लिगेशंस भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पे होता है। हाँ जी। तो उसको अपने नेटवर्क को सिक्योर रखना है जिससे कि वो हैकेबल नहीं हो और किसी भी थ्रेट को आप रेज़िलिएंट वे में उसको हैंडल कर पाओ। हमारे एंड पे हम लोगों ने 2 स्टेप्स लिए हैं, मेजर स्टेप्स हैं जो। एक है टीसॉक प्रोजेक्ट, टेलीकॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। जितना भी इंटरनेट डेटा फ्लो करता है, इंटरनेट ट्रैफिक फ्लो करता है, हम उस ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं कंटिन्यूअसली 24/7। अगर हमें कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, पोटेंशियल साइबर थ्रेट लगता है, तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज़ करते हैं और मिटिगेट करने के सारे स्टेप्स लेते हैं। ऐसी जगह एक साइबर अटैक करने के लिए भी एक बोलिए कि चाहिए। एक प्लेस है, हाँ। वो करना चाहेंगे। तो हम वहाँ का भी इंटरनेट ट्रैफिक मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डिटेक्ट करके हम उसी वक़्त अफेक्टेड पार्टी को बता रहे हैं। तो ये है टीसॉक प्रोजेक्ट। वहाँ पे आपके पास इंटरनेट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम सब कुछ लगा हुआ है। उस तरीके से आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है एनसीसीएस, नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, जो कि टेलीकॉम सर्टिफिकेशन देता है। ये ऑफ़िस बैंगलोर में है। तो हम लोग सबसे पहले टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के स्टैंडर्ड्स को वहाँ पे डेवलप करते हैं। उसके बाद हम लोग वो लैब्स को डेज़िग्नेट करते हैं जो उन प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करेंगे और एक बार वो टेस्टिंग हो जाती है और रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में ओके है? अगर ओके है तो वी विल अलाउ देम टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, अदरवाइज़ दैट इट विल टेक सम मोर टाइम टू रेक्टिफाई इट। तो ये 2 हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे इनिशिएटिव्स हैं। एक जो टीसॉक प्रोजेक्ट है और दूसरा एनसीसीएस है। यस सर। सर रिसेंटली आई सीन ऑन प्रोफाइल, स्पेसिफिकली लिंक्डइन प्रोफाइल, आपने पोस्ट किया अबाउट सीईएच सर्टिफाइड एथिकल हैकर सर्टिफिकेट प्लस कॉम्टिया पेन टेस्ट एंड कॉम्टिया सीसा। तो ये जो आपने जो सर्टिफिकेशंस क्रैक किए हैं, ये क्या आपका पर्सनल इंटरेस्ट था या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस आपको मिली थी ये चीज़ क्रैक करने के लिए? तो इसमें पीएमओ ऑफिस का ही डायरेक्टिव है कि हर मिनिस्ट्री को अपने साइबर वॉरियर्स तैयार करने हैं, कि ऐसे लोग हर मिनिस्ट्री में होने चाहिए जिनको ये पता हो कि इन केस ऑफ एन इंसिडेंट और इवेंट कैसे हैंडल करना है। हाँ जी सर। तो आज की डेट में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के बहुत सारे पीएसयूज़ हैं, 100 से ज़्यादा पीएसयूज़ हैं, सेंट्रल पीएसयूज़ हैं, कंपनीज़ हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं। इनमें चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं, जो हम लोगों ने बाहर से लिए हुए हैं, कई जगहों पर आउटसाइडर्स हैं, प्राइवेट कंपनी से लिए हुए हैं। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे ही लोग इतने ट्रेन हो जाएँ कि ये वाले रोल्स को हैंडल कर पाएँ, सीईसओ के रोल्स को हैंडल कर पाएँ। और ये काम इतना क्रिटिकल है कि जस्ट बिकॉज़ यू आर एन ऑफिसर, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट दैट जॉब। तो हमेशा ये वैकेंसीज़ ऑफिसर्स के लिए भी निकलती हैं और आउटसाइडर्स के लिए भी निकलती हैं, जिनके पास एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि ये जो रोल है, 30-40 ऑफिसर्स इसमें ट्रेन किए जा रहे हैं और उनके लिए करियर डिफाइनिंग होगा। क्योंकि आप
समझो कि टेलीकॉम को आप संभाल रहे हो, उसकी सिक्योरिटी भी तो आप ही का लुकआउट है। एग्जैक्टली। आपने 2 लोगों को कनेक्ट करके उनको बोला कि ठीक है, लेट्स टॉक ऑन फ़ोन और लेट्स बी कनेक्टेड। पर सिक्योरिटी का क्या? डेटा की एन्क्रिप्शन का क्या? डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। जी सर। तो उसके लिए वी शुड नो हाउ टू सिक्योर इट, सो दैट इफ वी हैव अ टीम, वी शुड बी नोइंग व्हाट टू डू, अदरवाइज़ टीम भी हैपेसाइड वे में काम करेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो कोर्स है, सीसो की तरफ जाने के लिए है और आगे हम सीएसएसपी का भी कोर्स करेंगे। यस सर। सर, for a student who is currently doing his BTech or any other degree and is interested in doing is going for these certificates, तो उनके लिए कोई एक मैसेज या फिर कोई टिप आप अगर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा सर। तो आई थिंक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में तैयारी हो सकती है। जो भी कोर्स मटेरियल दिया गया है वो पढ़िए, साथ में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस, तो जैसे हम इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करते हैं ना, क्वेश्चंस बहुत लगाने हो, तो ऐसे ही इनके भी बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस, 500,000 क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। आप थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाने के बाद वापस थ्योरी पढ़िए। आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 यू विल बी थ्रू। तो आप लोगों को जैसे आप को 10 साल हो गए, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी का कुछ बैकग्राउंड था या आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था? कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो बेसिकली आप टेलीकॉम समझ रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये नीड अरोज कि आपको सिक्योरिटी आना ही चाहिए। आपको नेटवर्क के बारे में पता है तो नेटवर्क को सिक्योर कैसे करोगे आप? तो आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए। जी। तो आप बीटेक में डेटा नेटवर्क्स पढ़ते हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ते हो, बट सेम थिंग नाउ यू हैव टू बिल्ड अपॉन इट, बट कंसेप्चुअली यू शुड बी गुड। तो मुझे लगता है कि वर्क ऑन द फंडामेंटल्स। अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं, इट्स ऑलवेज ट्रू, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप अपनी थ्योरी बनाते जाते हो, आपकी ग्रोथ होती चली जाती है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स ही वीक हैं, डेटा नेटवर्क्स ही नहीं पता या प्रोटोकॉल्स ही नहीं पता कम्युनिकेशन के, तो आप नहीं कर सकते। सर, अल्टीमेटली लोग रिसोर्सेज भी पूछते हैं, तो कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो आपने रेफर किए हों सीएच के लिए सीए के लिए? तो सीएच के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपको सवाल अगर लगाने हैं तो examtopics.com की वेबसाइट है, passforsure.com करके वेबसाइट है। उसके अलावा सीएच का अपना मटेरियल है और उसके सवाल भी उसमें से हो जाएगा, उसमें से आ जाता है बहुत। जी सर। तो जो सीएच है इसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी रहता है इसमें? यस, सीएच में आपके पास एक थ्योरी एग्जाम भी होता है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। थ्योरी एग्जाम में आपको 4 घंटे में 125 सवाल करने होते हैं और प्रैक्टिकल में 20 सवाल आते हैं, 6 घंटे में करने होते हैं। दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है। तो अगर आप दोनों क्लियर करते हो तो आप सीएच मास्टर्स कहलाते हो। तो प्रैक्टिकल एग्जाम हमारा अभी बैच का रह गया है, जेंगे अभी। एंड सर, मैंने देखा कि आपका स्कोर भी एक तो परफेक्ट ही था, 124 आउट ऑफ 1। हाँ, तो मैंने जो भी तैयारी करी वो आप लोगों को बताया, ये आप भी उसमें तय करिए। तो सर वो एक नंबर कहाँ रह गया? कुछ कमी रह गई होगी 1 नंबर की। हाँ जी सर। सर, जैसा हम बता रहे हैं कि सिक्योरिटी पे इतना फोकस जा रहा है, बट स्टिल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मैंने भी एक मेरे को भी कॉल आया था कि आपकी कोई कंप्लेन हुई है इन मुंबई, एंड आपको आना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेरे को इतने पैसे पे करो, हम ये कंप्लेन उसको खत्म कर देंगे। करेक्ट। देन दीज पीपल दे टेक यू ऑन द वीडियो कॉल, आपको बहुत ही प्रेशराइज करते हैं पैसे सेंड करने के लिए। करेक्ट। एंड ये ऐसे केसेस बहुत सारे इस ड्यूरिंग दिस पास्ट 2 years बहुत बढ़ गए हैं। ये जो स्कैम्स हैं इनको कम करने के लिए आप लोगों ने क्या स्टेप्स लिए? तो मुझे लगता है कि साइबर फ्रॉड जितने भी हो रहे हैं, साइबर क्राइम जितने भी हो रहे हैं जिसमें लोगों का पैसा निकल रहा है, तो बेसिकली ग्रीड और फियर, एंग्जाइटी, ये 3 फैक्टर्स काम करते हैं। या तो आपको बोलेगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाइए और आपका पैसा दुगना हो जाएगा, तो आप पैसा लगा देते हो। लोगों के बहुत पैसे शेयर मार्केट, फर्जी शेयर मार्केट के स्कैम्स में मर रहे हैं। उसके अलावा कुछ कस्टम रिलेटेड स्कैम्स भी आते हैं कि आपके नाम पे कोई पार्सल आया है, उसके अंदर ड्रग्स मिल गई है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें ब्लैकमेल किया जाता है। तो सबसे पहले तो लोगों को भी अवेयर रहना है और लोगों को थोड़ा-सा अपनी ग्रीड और फ़ियर पे कंट्रोल करना है कि एक बार 2 लोगों से पूछ लिया जाए कि ऐसा हो रहा है तो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ब्लैकमेल करना लोग शुरू कर देते हैं। अब जब इतना, और हमेशा जो फ्रॉड करने वाला है ना, वो हम लोगों से एक कदम आगे ही रहने वाला है। क्योंकि उसको फ्रॉड करने के लिए रोज़ 24 घंटे मिलते हैं, उसका काम ही वही है। तो उसको नए-नए आइडियाज़ आते हैं और एक बार जब हम विक्टिम पोज़ीशन में आते हैं, हम समझते हैं ओके नाउ दिस इज़ द स्टेप दैट वी हैव टू टेक। बट थोड़ा अवेयरनेस चाहिए और एक समझ, सूझ-बूझ से भी काम किया जाए तो आप बच सकते हो। कोई एक स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग केस कभी आया है कि हाँ यार, इस केस ने तो मतलब बहुत पंगे कर दिए एक तरह से? तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस आपसे अगर शेयर करना चाहें तो? इंटरेस्टिंग तो आई थिंक यू विल लाफ अबाउट इट। 2 महीने पहले ही वन ऑफ माय रिलेटिव्स गॉट अ कॉल। जी।
ही वॉज ड्यूड ऑफ 20,000 रुपीज। उसने cybercrime.gov.in पे कंप्लेन करी। ऑफ कोर्स पैसे तो वापस नहीं आए क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट 1 महीने के बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आता है एंड शी सेज कि यू आर द वन यू ड्यूड मी। तो ही सेड ओह अच्छा आप ही थे, मुझे लगा कोई और होगा। तो ये तो एक तरीके से वो आपको उपहास कर रहा है, मॉक कर रहा है। अब इसको रोकने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं, ठीक है? तो पहला, जैसे ही आपके साथ साइबर क्राइम होता है, अगर किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, तो आपको उसी वक्त जब पैसे गए हैं तो cybercrime.gov.in पे आपको कंप्लेन करनी है। वो कंप्लेन आपके लोकल थाने में या लोकल सिटी में वो ट्रांसफर हो जाएगी एंड द इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट, ठीक है? उसके अलावा आप अपना जो फ्रॉड वाला नंबर है या जिससे फ्रॉड अटेम्प्ट भी हुआ है, तो डीओटी का ही एक पोर्टल है, वेबसाइट है संचार साथी, उस पोर्टल पे जाके आप उस नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। सर जैसे आप अभी आपने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट भी की थी और दोबारा उस नंबर से कॉल भी आ रहा, करेक्ट। तो वो एक्शन क्या रहा उसका, मतलब उस पर एक्शन और आके फिर वो मोक भी कर रहा है कि हाँ नहीं आप ही थे, तो आपने से क्या स्टेप्स लिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं जो ये दोबारा से ना हो? देखो, जब आप cybercrime.gov.in पे कंप्लेन करते हो ना, तो दैट इज़ अ होम मिनिस्ट्री का पोर्टल है वो। तो होम मिनिस्ट्री से वो केस लोकल पुलिस के पास आता है, उसके बाद वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास आता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जिस उनको डिस्कनेक्शन इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। आप किसी का भी नंबर डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा क्राइम हुआ था, उसके बाद ही डिस्कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाती है। एग्जैक्ट। तो अभी हमने क्या करा है संचार साथी में, ये कंप्लेंट डायरेक्टली लोग उस पोर्टल पे रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई कंप्लेन, मेरे पास कोई नंबर आता है, फ्रॉड नंबर है, तो क्राइम तो हुआ नहीं, अटेम्प्ट था, तो मैं साइबर क्राइम पे कैसे करूँगा? तो इसके लिए आप वो नंबर संचार साथी पोर्टल पे रिपोर्ट कर दीजिए। उस रिपोर्ट करने से क्या होगा कि मैं कॉल रिकॉर्ड्स देखूँगा उस नंबर की और मैं देखूँगा कि क्या ये सस्पेक्टेड है, उसका रीवेरिफिकेशन करूँगा। अगर मुझे लगा कि सस्पेक्टेड है, तो जिस मोबाइल में वो डला हुआ था, IMEI नंबर को भी ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ जी सर। उसके बाद जिस पॉइंट ऑफ सेल ने उसको वो सिम दी है, उसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, अगर वो उसके साथ मिला हुआ है। और उस मोबाइल हैंडसेट के साथ और सारी सिम्स भी लगी होंगी जिनसे उससे फ्रॉड किया होगा, बहुत सारी सिम्स उसने ऑब्टेन करी हाँ होंगी, जी सर। उनको भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपकी एक रिपोर्टिंग से हम 50, 60, 100 नंबर भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस पोर्टल के थ्रू, इस ऐप के थ्रू हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनिए। और लोग जब रिपोर्ट करते हैं, तो बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट आता है। तो अल्टीमेटली आप कह रहे हो कि रिपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल, रिपोर्ट करना, उसके बाद ही एक्शन होगा, राइट? इट्स अ ड्यूटी एवरीवन। सर जैसे आप बता रहे कि संचार साथी ऐप मैंने भी देखा एंड इनफैक्ट मेरे फ़ोन में भी ये ऐप डाउनलोड किया आपने? बिल्कुल, बिल्कुल किया है सर। एंड मैंने अच्छे से इसको यूआई से मतलब लाइक यूआई पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा एनालाइज़ भी किया क्योंकि हम लोग भी अपना प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं। तो फिर आप कि भई क्या-क्या इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कुछ मेरे को मिली है, आई विल शेयर अ मेल रिगार्डिंग टू दैट। श्योर, श्योर। हाँ जी। तो सर जब से ये प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च हुआ है एंड तब से लेके अब तक कितना इस चीज़ का इम्पैक्ट गया है? किस स्केल पे आप लोगों ने इम्पैक्ट डाला है इसका? अगर हम नंबर्स की बात करें, 2,67,00,000 मोबाइल नंबर्स हमने डिस्कनेक्ट करो करोड़ 2,67,00,000 टू बी एग्जैक्ट मोबाइल कनेक्शंस हमने डिस्कनेक्ट करे हैं इसके बाद, आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटिनी, बिकॉज़ डिस्कनेक्शन इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब टू डू। बिल्कुल सर। यू नीड अ लॉट ऑफ स्क्रूटिनी टू बी डन। तो उसको करने के लिए हमने एआई और एमएल को इंटीग्रेट किया है, टू फाइंड आउट द फ्रॉडस्टर्स एज़ सून एज़ पॉसिबल कि क्रेडेंशियल्स ठीक थे कि नहीं थे। या एक ही चेहरे के बहुत सारे, एक ही आदमी ने बहुत सारे सिम्स लेके रखे हैं, सेम फेस है और नाम अलग-अलग हैं। वैसे भी कई बार आईडीज़ होती हैं, हाँ जी सर। तो उनको आप क्लियरली डिस्कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज़ वो फेक है। उसके अलावा हमने 900 पॉइंट ऑफ सेल या सिम एजेंट्स को ब्लैकलिस्ट किया है और 365 एफआईआर्स भी दर्ज हुई हैं। तो इट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट और अभी ये काम चल रहा है। रिपोर्टिंग और बढ़ेगी, लगभग 3 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, लोग पसंद भी कर रहे हैं और 1 साल में 10 करोड़ लोगों ने उस पोर्टल को, संचार साथी पोर्टल पे विज़िट भी करा है। तो इट्स हैविंग इम्पैक्ट। जी। तो सर एक कोई स्पेसिफिक मैसेज जो आप इस ऐप के रिगार्डिंग ताकि लोग इसको डाउनलोड करें, कोई आप एक मैसेज आप हमारी जो भारतीय जनता है उसको देना चाहोगे कुछ? हम कहाँ से डेटा लाएँगे? इंटेलिजेंस, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को काम करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। अगर मैं इंटेलिजेंस लेकर आऊँगा तो मेरे मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है। बट जो लोग हैं जिनके पास क्राइम हो रहे हैं, जिनके पैसे निकल रहे हैं, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस फॉर अस। तो अगर आप लोग हमारी मदद करते हैं एज़ सिटिज़न्स, तो हमारे पास पिन पॉइंटेड एग्ज़ैक्ट नंबर आएगा और ऐसा नहीं कि किसी दोस्त से प्रॉब्लम हो गई तो आपने उसी का नंबर रिपोर्ट कर दिया। ऐसा मत करना। तो जो फ्रॉडस्टर्स के नंबर्स आए हैं, उसको रिपोर्ट करिए,
क्योंकि वो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सर। आप बच गए, किसी और को भी बचाने में मदद करिए। तो अगर आप एक नंबर के थ्रू हम 100 नंबर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट सर्विस फ्रॉम योर साइड टू द सोसाइटी एज वेल। जी। एंड सर मैं अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था कि अराउंड 11,000 करोड़ जो इतना पैसा है वो स्कैम्स में गया है, मतलब लोगों ने गवा दिया है। तो भाई एक तरह से आपने वो पैसा, आप लोग उतना पैसा उस स्केल पे आप वो चीज़ जो अपना पोर्टल है वो काम कर रहा है, कितना पैसा वो लेगा वापस। बिल्कुल। सी, कोई भी क्राइम होगा ना, मोबाइल नंबर ज़रूर इस्तेमाल होगा। कॉल करेगा, कुछ करेगा, ब्लैकमेल करेगा, मोबाइल नंबर बहुत इस्तेमाल होता है। और ज़्यादातर मोबाइल नंबर्स में क्या होता है कि फेस होगा किसी आदमी का और नाम किसी और आदमी का। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे चेहरा है, मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल चेहरों के थ्रू एक ही आदमी ने चुन्नी पहन के, बुर्का पहन के, किसी तरीके से उसने अपने आप को चेहरे छुपा-छुपा के अलग-अलग सिम कार्ड्स लिए हैं। नाम अलग है, किसी में रमेश है, किसी में श्याम है, किसी में अशरफ है, अलग-अलग नाम है, ठीक है? तो हमें तो ऐसे सिम्स तो आप डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो आप लोग जब रिपोर्ट करेंगे तभी हमें इंटेलिजेंस मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। सर ये सिम जो कह के इतने सिम्स लिए हैं, तो ये सिम बाय कैसे कर गया उसने? पॉइंट ऑफ सेल भी मिले रहते हैं कई बार। तो पॉइंट ऑफ सेल अगर मिला नहीं है, इसीलिए मैंने बताया ना 900 पॉइंट ऑफ सेल ऐसे ही डिस्कनेक्ट हुए। जी। तो गुड पार्ट इज़ कि सिम्स हो सकती हैं 1000, बट पॉइंट ऑफ सेल होंगे 1 या 2। हाँ जी। तो अगर हम पॉइंट ऑफ सेल पे पहुंच रहे हैं तो इट्स अ गुड इंटेलिजेंस फॉर अस। और उसके बाद अगर पॉइंट ऑफ सेल मान लो कि अगर उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो वी विल ब्लैकलिस्ट हिज एंटायर फैमिली अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्योंकि फिर वो कल को अपने मम्मी के नाम पे या फिर अपने वाइफ के नाम पे भी शॉप खोलने की कोशिश करता है। तो उसके लिए हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हैं, हाँ जी सर। उसके बाद अगर लगता है ब्लैकलिस्ट करना है तो करते हैं। एंड सर इनफैक्ट भी देखा गया है, एंड अभी भी जब भी मैं किसी को कॉल करता हूँ तो पहले आपके डिपार्टमेंट से एंड इनफैक्ट हमारे डिपार्टमेंट से एक बोर्ड बात करता है कि हाँ, अगर आपको कोई इस नंबर से कोई कॉल आता है तो यहाँ रिपोर्ट करे। तो सर जो ये कैंपेन जो आपने चलाया है, इसका क्या इम्पैक्ट है? रिपोर्टिंग बढ़ी है, हुँ। फ्रॉड्स थोड़े कम हुए हैं। तो आप इवेंचुअली पॉइंट ये है कि हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग करिए। सी द सिंपल पॉइंट इज़ कि आप एज़ अ सिटिज़न हमें रिपोर्ट करेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस बेहतर होती है। हमारी इंटेलिजेंस बेहतर होती है तो हम सस्पेक्टेड नंबर्स पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले सकते हैं। तो हमारे पास खूब कंप्लेंट्स आ रही हैं एंड वी आर टैकलिंग इट एज़ इन द मोस्ट एफिशिएंट वे एज़ पॉसिबल। आप सिंपल है, आप हमारे ऐप पे जाओ और कोई भी सस्पेक्टेड नंबर को रिपोर्ट कर दीजिए। उसकी ट्री फॉर्मुलेशन हम कर लेंगे। एनालिसिस करके, एआई लगा के, एमएल लगा के, डेटा एनालिसिस करके वी विल फाइंड आउट मोर लिंक्स अबाउट इट हाँ जी सर। टू डिस्कनेक्ट द पॉइंट ऑफ सेल, द सिम सेलर, जो एजेंट्स हैं, या फिर हमें एफआईआर करनी होगी, हम करेंगे, नंबर डिस्कनेक्ट करने होंगे, या आईएमईएस भी ब्लैकलिस्ट करनी होगी, वी विल डू इट। बट योर इंटेलिजेंस जो लोगों से हमें इनपुट आएगा, दैट इज़ इनएविटेबल। हाँ जी सर। तो जो आपके 10 साल रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस आपका कॉलेज लाइफ एंड इंक्लूडिंग द वर्क जो आप अभी काम कर रहे हैं, तो इसको लेके क्या आप एक अपने जो यूथ है उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे? यूथ आजकल बहुत स्मार्ट है। जी। तो मैसेज तो मैं शायद क्या ही दूँगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ। कोई भी काम करने के लिए आपको यू शुड हैव दैट इनर स्ट्रेंथ। आप चाहते हो कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ये अचीव कर लूँ, और हम सबके अंदर एस्पिरेशंस होते हैं, वो मटेरियल एस्पिरेशंस हों या फिर स्पिरिचुअल। हाँ। 4 इंपॉर्टेंट बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिस पे सबको काम करना चाहिए। तो पहला एस्पेक्ट है हेल्थ, वर्कआउट आपको रोज़ करना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है आपका इंटेलेक्ट, यानी कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए जिससे कि आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो। इट कैन बी अ गुड बुक, इट कैन बी गीता और समथिंग। तीसरा एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा आईआईटीज़ के भी कुछ बच्चे होते हैं, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि आईआईटी से थे और सुसाइड कर गया। इसका मतलब आईक्यू था बट ईक्यू में वीक थे, किसी से ब्रेकअप हो गया और उसके बाद इस ऐसा स्टेप ले लिया। उसके अला और लास्ट है स्पिरिचुअल आपकी जो क्वोशंट है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन, फ़ोकस करने के लिए प्राणायाम करना ज़रूरी है। अगर आप ये चारों चीज़ें करते हो, इमेजिन अ पर्सन डूइंग वर्कआउट, थोड़ा बहुत रीडिंग, हाँ। थोड़ा बहुत मेडिटेशन एंड थोड़ा बहुत प्राणायाम। उसके बाद जो उसका आउटपुट होगा वो कैसा होगा? अल्टीमेटली हर एस्पेक्ट पे हम लोग ग्रोथ कर आप रहे हैं। इससे इतने स्ट्रांग हो जाओगे इंटरनली कि आपका हर एक्शन जो है ना वो बैलेंस्ड वे में होगा। आप बोलोगे बैलेंस्ड, आप खाओगे बैलेंस्ड, उसके बाद आपका जो एक पोर्ट्रेयल होगा वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा होगा कि सामने वाला कहेगा कुछ तो हुआ है इसके अंदर, पता नहीं क्या हुआ है, क्या कर रहा है, बट कुछ तो हुआ है। जी। और जो गंदी आदतें हैं, सिगरेट और ये सब चीज़ें आप ना करें, नशा, ये बहुत ही गंदी चीज़ें हैं, हाँ जी। जिनसे दूर रहे यूथ, यही मेरा
उनको मैसेज है। थैंक यू सो मच सर, एंड आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, एंड इतना अच्छा मैसेज आपने जो दिया है, इनफैक्ट मैं भी इसको फॉलो करूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में भी कोई काम करने की नीड है, बिल्कुल, एंड विल ऑल्सो शेयर दिस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। एंड इनफैक्ट जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने साथ हम आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, स्पेशली द आईएएस जर्नी, कि उसमें बहुत लोग लगे हुए हैं जी, जी। एंड बहुत एफर्ट भी डाल रहे हैं लोग, एंड बहुत लाइक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो विल ऑल्सो शेयर दिस विद द पीपल, and we'll see how this initiative, this our initiative impact the people. So इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि हमने ये पॉडकास्ट जिस टॉपिक को लेके किया है, ये जो हमारे जो यूथ है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा? तो आज की डेट में सबसे ज़रूरी है सही इन्फॉर्मेशन पहुँचना। तो आप जो कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आप सही लोगों को रीच आउट कर रहे हो, आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हो और लोगों को बता रहे हो, यूथ को बता रहे हो कि दिस इज़ द वे यू शुड गो अबाउट इट। हाँ जी सर। क्योंकि मैंने भी बहुत समय बर्बाद किया है टू फाइंड आउट, जैसे सीएच की प्रिपरेशन, अब सीएच की प्रिपरेशन पहले 1 महीना तो हैफज़र्ड वे में करी। हाँ जी सर। 1 महीने के बाद मुझे पता पड़ा कि ये 3 वेबसाइट से करनी है, तो व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर ब्रिंगिंग रेडिली पैलेटेबल फूड फॉर द ऑडियंस, करेक्ट? तो आई थिंक दे शुड फॉलो यू। यस। और एक बार उनको सही डायरेक्शन मिल गई तो कम समय में हम ज़्यादा अचीव कर सकते हो। सी हमारे पास 24 घंटे हैं और कब तक हम हैं इस लाइफ में हमें भी नहीं पता। हाँ जी सर। तो इसके लिए एफिशिएंट वे में यूज़ करने के लिए आई थिंक योर द एक्सपीरियंस दैट यू आर शेयरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आपने सर बात की गाइडेंस की, इनफैक्ट गाइडेंस इज वन ऑफ आवर कोर मोटिव जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यार काश कोई होता, काश उस टाइम में मेरे को कोई गाइड कर देता है। तो ये चीज़ें मेरे पेरेंट्स बोलते हैं आज कि यार उस टाइम पे अगर कोई हमें गाइड कर देता ना, तो आज हम लोग कहीं और ही होते। वो सारे फ्रेंड्स से भी ये चीज़ मैंने सुनी। तो आई रियलाइज कि ये इशू ना बहुत बड़े स्केल पे है, एंड एट टेकेबल हम लोग जो ये गाइडेंस एंड मेंटरशिप, इसको बहुत ही मतलब सीरियस वे में ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी एंड विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट, करेक्ट, तो भी कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं एंड कैसे कितने कम टाइम में आप एक गाइडेड मैनर में वो सब कुछ क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर हमने इसको लेके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, एंड उसको भी हम लोग थोड़े टाइम में लॉन्च ही करने वाले हैं, एंड वी आर थिंकिंग ऑन द टर्म्स कि जो प्लेटफॉर्म है इट विल रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन इंडस्ट्री। अल्टीमेटली इट विल एम्पावर आवर स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टीज। अल्टीमेटली जो अकेडमिया जो सेक्शन है उसको हम टारगेट कर रहे हैं, एंड देन हाउ दे कैन नो ट्रांसफॉर्म स्मूथली फ्रॉम अकेडमिया टू इंडस्ट्री। तो इस पर लेकर हम लोग बहुत ही टाइम से काम कर रहे हैं, एंड फाइनली जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी लॉन्च होने वाला है। तो विल ऑल्सो शेयर दैट विद यू एज वेल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। तो एट द एंड मैं आपको थैंक करना चाहूँगा, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।